शुरू करेंगे। आपका म्यूटेड है। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? यस, कैन यू आपकी हियर? आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ, हाँ, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। ठीक है? हाँ, आप बताइए। अच्छा, मैं बताऊँ? आप बताइए। हाँ। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माइकल डाबी है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। बेसिकली मैं एक डाबी गुजराती हिंदू फैमिली में से हूँ। और यहाँ पे मैंने बीकॉम किया शिवशाह गुजरात यूनिवर्सिटी से, शिवशाह कॉमर्स कॉलेज। फिर उसके बाद मैंने बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैंने एक बैंक, आईसीआईसी बैंक ज्वाइन की। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी कुछ और करना है। तो मैंने एक आईटी कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे बिजनेस की जो मेरी सीढ़ियाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें जो सीखा हूँ मैं, तो वहां से मैं सीखा। वो आईटी कंपनी से मैं या आईटी का सीखा, डिजिटल मार्केटिंग एंड वगैरह सब कुछ। कस्टमर को कैसे पिच करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, ये सब वगैरह। उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे बिजनेस पहले से ही स्टार्ट तो करना ही था, पर मुझे एक देखना था कि बिजनेस कैसे करूँ। तो उसके लिए मैंने पापा से बात की कि पापा क्या कर सकते हैं हम बिजनेस में, बहुत सारे बिजनेस है। तो पापा ने मुझे बोला कि अभी एक इंडस्ट्री है जो हम पैकर्स एंड मोर्स में जा सकते हैं। वो इंडस्ट्री अभी इंडिया में काफी अच्छी तरह से डेवलप हो रही है। तो हमने सोचा कि पापा पैकर्स एंड मोर्स के मतलब बारे में थोड़ा मैंने उनके पास से जाना, फिर पापा ने मुझे थोड़ा हेल्प किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ पैकर्स एंड मोर्स करके, डाबी पैकर्स एंड मोर्स करके खुद का एक कंपनी स्टार्ट किया अभी मैंने। अभी ये 5 साल से अपना अच्छा चल रहा है बिजनेस। मैंने फिर ईडीआई गांधीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने गांधीनगर से मैंने बिजनेस ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद मैंने जीएलएस, यहाँ की गुजरात लॉ सोसाइटी करके एक हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने पीजीडीसीए भी किया। जो उसकी एग्जाम अभी काफ़ी बाकी है मेरी, पर मैंने मतलब वहाँ से सीख लिया काफ़ी आईटी जो मुझे सीखना आता है बेसिकली बिजनेस के बारे में। क्योंकि आज के ज़माने में क्या, अगर आपको बिजनेस करना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। पहले ज़माने में क्या था कि अगर आपको बिजनेस करना है तो रेफरेंस चाहिए थे। अगर दादा बिजनेस कर रहा है तो उनके रेफरेंस उनके बेटे को काम आएंगे, फिर उनके पीढ़ी को अगले पोते को काम आएगा, ऐसा था पहले। अब का जमाना पूरा चेंज हो गया है। अगर दादा को भी बिजनेस करना है तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के युग के साथ चलना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री ले लो आप, कोई भी इंडस्ट्री, बहुत कम ऐसी इंडस्ट्री बची है अभी आज कि डिजिटल मार्केटिंग के बिना चलती होगी। बराबर। आज आप ट्यूशन क्लासेस करना है, कोई इंस्टीट्यूट करनी है, या फिर पैकर्स एंड मोर से, या अदर लॉजिस्टिक में कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। आज फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, शॉपक्लूज है, पेटीएम, कितने भी पोर्टल है, ये सब ऑनलाइन आ गए हैं। अभी मैं आपको बता दूं तो मैंने जो आईटी कंपनी ज्वाइन की थी, वहां से ई कॉमर्स कंपनी थी, वहां पे मुझे ई कॉमर्स मैनेजर बनाया गया था। और वहां पे मैंने सीखा कि बिजनेस के लिए हम सभी जगह पे पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने कंपनी का नाम सोचा, और मेरे दादा थे तो वो उस जमाने में कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे। मतलब बॉम्बे टेक्सटाइल मिल और नूतन भारत टेक्सटाइल मिल, यहाँ पे पहले मिल का जमाना था हमारे अहमदाबाद में। तो यहाँ पे कापड़ की बहुत सारी मिलें चलती थी। तो उनकी जो मशीनरी आती थी, उस मशीनरी को हमारे दादा ट्रांसपोर्ट किया करते थे, हमारे दादा, हमारे पापा। तो उस टाइम पे के उनके कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो बॉम्बे टेक्सटाइल मिल, भारत टेक्सटाइल, नूतन भारत टेक्सटाइल मिल, इनके साथ चलते थे। जो उनकी मशीनरी होती थी, उनके पार्ट्स होते थे, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती थी, तो वो हमारे दादाजी करते थे। उसके बाद युग बदला, दादा ने बिजनेस पूरा बदल लिया, यहाँ से चले गए उत्तर गुजरात में, नॉर्थ नॉर्थ साइड, नॉर्थ गुजरात में चले गए। वहां पे उन्होंने अलग एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब मेरे अंदर बिजनेस का थोड़ा बहुत तो था, पर अभी बात करें कि उस तरह से मैं चलने जाऊं, तो पापा और दादा कर रहे हैं तो उस तरह से चलने जाऊं तो मेरा बिजनेस नहीं होने वाला। हाँ, हालांकि एक्सपीरियंस है, मिल रहा है पापा से और दादा से मिला, वो काफी है। पर अभी आज के जमाने में अगर आपको बिजनेस करना है, मैंने पहले भी बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा आपको।
तो मैंने क्या किया कि जो आईटी कंपनी के साथ में जुड़ा था, वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे उनका बिजनेस प्रमोशन करने के लिए आ रही है। तो बिजनेस प्रमोशन में हम लोग क्या करते थे तब, ऐसे जो फ्लिपकार्ट पे किसी को आना है, अमेजोन पे आना है, पर उनको आता नहीं था। हमारे गुजरात में एक कैसा है कि सब बिजनेस तो करना जानते हैं, पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इतने डेवलप नहीं है, मतलब उनके अवेयर नहीं है यहाँ पे गुजरात में। मैं आपको सही बात बता दूं तो इन लोगों को क्या है कि ऑनलाइन आना है, पर पता नहीं कैसे करते हैं, कैसे करना है, ये सब वगैरह। आज की पीढ़ी, नई पीढ़ी है, सब कुछ पता है इनको, क्या करना है, कहाँ क्या करना है, क्योंकि वो लोग थोड़ा बहुत करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से क्या करना है, बराबर। फिर मैंने वहां पे देखा कि ये जितने भी ये इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, इतने बहुत सारे पोर्टल थे। मैंने पहले रजिस्टर किया हूँ मेरे कंपनी को वहां पे, एक नाम सोच लिया, नाम सोचने के बाद लोगो बना दिया, लोगो बनाने के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ पे रजिस्टर कर दे, एक ईमेल आईडी मैंने बना लिया, वेबसाइट डेवलप कर लिया। उसके बाद मैंने ये सब जगह पोर्टल पे रजिस्टर किया। मुझे 2 महीने तक बिजनेस नहीं आया, 2 महीने के बाद पहला बिजनेस आया। अब पहला बिजनेस आया तो वो कस्टमर मुझे, क्योंकि मैं कितना, आप कितने भी मतलब महारथी हो बिजनेस में, पर अगर आप फर्स्ट स्टेप में उतर रहे हो तो आप कोई ना कोई गलती करोगे छोटी मोटी, क्योंकि गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। तो वैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे को फर्स्ट इंक्वायरी 2 ढाई महीने के बाद मेरे को फर्स्ट इंक्वायरी आई। फर्स्ट इंक्वायरी आ रही है, कस्टमर बोल रहा है कि हमको शिफ्ट करना है, उनका घर शिफ्ट करना है। मैंने बोला कि सर हो जाएगा आपका काम, पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैंने बिजनेस फर्स्ट डील था मेरा, मैं भी नर्वस था कि कैसे करे, क्या बोलना है कस्टमर के पास। मैंने और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में काम कर चुका, पर ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब बात कर लेते हैं। फिर कस्टमर से बात की, वो कस्टमर का आधे घंटे के बाद कॉल आया कि भाई नहीं, हमारा तो हो गया, अब कई बार मतलब सेटअप हो गया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन दूसरा कॉल आया कस्टमर का, वो बोल रहा है कि हमको शिफ्ट करना है। मैंने बोला कुछ भी करके मैं जो है ये बिजनेस करना, अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है फिर भी करना है, एक बार सीखना है। उसके बाद मैंने कस्टमर को वहां पे गया, मैं खुद गया वहां पे। फिर मैंने वहां पे कस्टमर को बोल दिया कि आपका काम हो जाएगा, बराबर। पापा का एक्सपीरियंस लिया साथ में और काम कर लिया। हालांकि फर्स्ट काम में मुझे 500 रुपये मिले थे, पूरा दिन काम किया था, काम करवाया, और फर्स्ट 500 रुपये मिले थे, 500 रुपये। उसके बाद सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर था मेरे को 4200 का था। सेकंड ऑर्डर आया, थर्ड ऑर्डर, जो फर्स्ट कैंसिल हो गया था, सेकंड आ गया, सेकंड का काम कर लिया, थर्ड ऑर्डर आया। थर्ड ऑर्डर में 42,000 का एक मशीनरी थी, उस मशीनरी को हमको शिफ्ट करना था। पापा के पास काफी एक्सपीरियंस था, क्योंकि मशीनरी शिफ्ट करना ही है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मशीनरी के पहले हम पार्ट्स शिफ्टिंग करते थे, लोकल यहाँ पे से वहां पे से लेके हम मिल में सप्लाई करते थे, बराबर, ट्रांसपोर्ट करके देते थे। तो उसका एक्सपीरियंस, पापा का एक्सपीरियंस मुझे काम में है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो काम हमने कंप्लीट किया, उसमें काफी अच्छे पैसे मिले। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, बढ़ता गया, हाँ, हालांकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा है, पर करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेगा, तो वो लाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो वो किया मैंने। उसके बाद मैंने ओएनजीसी के साथ, जब मैं आज से मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं तब बीकॉम करने के बाद मुझे 2 साल हो गए थे। 2 साल होने के बाद मैं ओएनजीसी के साथ गया, वहाँ पे ओएनजीसी को मुझे पता चला कि उन लोगों को ये मशीनरी शिफ्ट करनी है। तो मैं उस मशीनरी को शिफ्ट करना, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ सकते हैं, मतलब सब भाग ले सकते हैं ये जो मशीनरी शिफ्ट करनी है उसमें। तो मैं वहां गया, मैंने देखा कि ये मशीनरी है। मैं फर्स्ट टाइम, मेरे पास से मतलब इतना बड़ा काम फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहा था। तो मैंने, उन जो सर थे वो मुझे देख रहे हैं कि ये इतना पतला सा लड़का ये क्या करेगा, मतलब वो आए मेरे पास। पर बहुत सारी पार्टी आगे गई थी, पूरे हिंदुस्तान से वहां पे पार्टियां आती थी ये मशीनरी शिफ्ट करने के लिए। काफी लोगों ने मतलब अप्रोच भी किया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी करना, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को हाल हासिल करना है। तो उसके लिए मैं पहले तो मैं उनसे मिला, उनके जो गवर्नमेंट के अधिकारी थे उनसे मिला। मैं बोला ये सर मैं कर सकता हूँ। पापा को बताया कि ये मशीनरी, फोटोज उसके खींच लिए, पापा को बताया ये मशीनरी है पापा, ये शिफ्ट करनी है हमें। पापा ने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गए और हमने रेट दिया, कोटेशन दिया, और भी बहुत सारी पार्टी के कोटेशन आए। हमारी कोटेशन में हमारी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब बात ये थी, 120 फुट की हाइट थी, वहां से मशीन, वहां से पूरे पाइप्स थे, वो पाइप्स को कट करना है पूरा, बहुत ही हैवी काम था। मतलब अगर किसी की सहज भी थोड़ा गलती हुई तो इंसान की जान जा सकती है, मतलब ऐसा रिस्क वाला काम मैंने फर्स्ट टाइम लिया ये। तो मुझे मतलब थोड़ा वो डर भी था, क्योंकि नया बिजनेस में क्या डर ये रहता है कि अगर आप थोड़ा भी गलती करते हो तो पूरा मतलब अंदर धड़ाम करके नीचे आ जाते हो।
तो ये किया मैंने। फिर ये कंपनी के साथ जब मैं जब गवर्नमेंट अधिकारी उनसे मैं बात कर रहा था, तो इन्होंने बोला कॉन्फिडेंस अच्छा है भाई तेरा, पर काम कैसे करेगा। मैंने बोला ये समझा कि इस तरह से पापा से बात कर ली मैंने, पापा ये है। एक बार पापा को लेकर मीटिंग में गया वहाँ पे, बोला कि इस तरह से हो जाएगा काम। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी पास हो गया, काम करके दिया, वो लोग सब खुश हो गए। ये 15-20 साल से ये उनका जो प्लांट था वो फंसा हुआ था, वो करना चाहते थे, वो रिमूव करना चाहते थे, उनको शिफ्ट करना चाहते थे डिसमेंटल करके पूरा प्लांट, पर कोई कर नहीं पा रहा था वहां पे। हमने करके दिखाया, मतलब फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता गया। ऐसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ताइवान से अभी एक मशीनरी आई थी हमारी यहाँ पे, गुजरात रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, वहाँ पे अभी एक ताइवान से एक मशीनरी आई थी। वो मशीनरी काफी मतलब रिसर्च के काम की थी मशीनरी, और जो प्लांट बनाती थी छोटे छोटे, उस मशीनरी में क्या वो मशीन था ना, उस मशीन में छोटे छोटे प्लांट बनते थे, उगते थे, मतलब बोते थे। और वो कोई भी प्लांट हो, कहीं भी उगता हो, वो इस मशीनरी में ऐसा मतलब वो सेट कर देते, तो वो प्लांट वहां पे हो जाता था तैयार। तो उस मशीनरी को हमको शिफ्ट करना था, वो अभी मतलब 1 वीक के पहले हमने शिफ्ट किया। ऐसे बहुत सारे काम किए मैंने अभी, और काफी अच्छा चल रहा है अभी बिजनेस। श्योर। तो शुरू में जैसा आपने बताया कि कुछ करना है ऐसे वैसे, और कुछ फैमिली बिजनेस था भी, तो ये मतलब ये जो चेंज हुआ कि कुछ करना है, ये कॉलेज में ही चल रहा था थोड़ा सा, या स्कूल से स्टार्ट हुआ, या कॉलेज के फाइनल ईयर से स्टार्ट हुआ? मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक दिन उठे और चलो कुछ करते नहीं, हैं? कैसे हुआ ये? अचानक तो कभी नहीं हुआ। मैं सच्ची बोलूं तो मैं देख रहा था, मैं न्यूज देखता हूँ ना, तभी देखता हूँ जब जितने सारे एंटरप्रेन्योर है, ये फाउंडर है, स्नैपडील का फाउंडर है, उनको देखता हूँ मैं, विजय शेखर शर्मा को देखता हूँ, पेटीएम का फाउंडर को, ऐसे बहुत सारे फाउंडर को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए मुझे। तब से मेरे मतलब जब कॉलेज में था ये सब पढ़ते रहता था, मैं पढ़ते रहता था, तब मुझे बहुत सारे मेरे पास आइडिया है। क्योंकि अगर आप यंग हो ना, तो यंग में क्या होता है कि आपके विचार घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, एक जगह पर नहीं टिक सकते हो। मेरा भी ऐसा ही था। मैं हमारे एक मैडम थे, आईसीए करके एक हमारे एक था यहाँ पे संस्था अहमदाबाद में, तो वहाँ पे मैं जब भी जाता था तो वो मैडम से मैं डिस्कशन, वो मेरे से काफी बड़े थे, तो मैं उनके पास जाता था, कुछ भी हो ना मेरे पास दिमाग में कुछ भी आइडिया था तो मैं उनसे डिस्कस करता था, मैडम ये करना है मुझे। मतलब कितना तुम कितना सोचते हो, कितने आइडिया है। फिर मेरे को बताया ये युवा अवस्था में यही होता है कि आप आइडिया बहुत सारे आते हैं आपके पास, पर उसको करना है ना, वो एक पूरा प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा आपको। तो आपने जैसे बोला कि आपको कब आइडिया आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज के टाइम से ही मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे आइडिया घूमते रहते थे कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस। और पापा को भी देखा, दादा को भी देखा, पापा ने भी बिजनेस में काफी मात खाई है, मतलब वहां पे थोड़ा लॉस भी किया उन्होंने भी, ये सब होता रहता। दादा ने भी किया है और काफी कमाए भी, वो भी बिजनेस में। श्योर। तो एनीवे, लॉस तो दिखने का नज़रिया है, कैसा लॉस हुआ। यस। हर दिन लॉस नहीं होता, हर दिन गेन नहीं होता, और यस। ओवरऑल यूजुअली लोग गेन में ही जाते हैं तभी कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज तो हर दिन कोई लॉस में जाएगा तो कितना दिन चला पाएगा, सही तो बात ख़त्म है। होना ही है एक ना एक दिन। सही तो बात। ये है। तो आपके पिताजी का ये बिजनेस कब से चल रहा था? मतलब ये सेम मूवर्स एंड पैकर्स का ही था, या नहीं, थोड़ा सा चेंज किया आपने, या क्या क्या चेंजेस किए? ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरा दादा का बिजनेस ऐसा था। मेरे दादा अहमदाबाद में जब आए आज से 80 साल पहले, तो वो एक छोटी सी अवस्था में आए थे। वो सब 12-13 साल के थे उम्र में, तब वो आए अहमदाबाद में। तब उन्होंने छोटे छोटे लोकल लोकल कॉन्ट्रैक्ट लिए, काम किया। फिर उन्होंने बिजनेस, ये जो मशीनरी का था, तब उनका खाली मशीनरी का काम था। वो लोग मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं, वो उस पार्ट्स को शिफ्ट करते थे। मेरी बात करूं, मेरे पापा की बात करूं आपको उसके उनके बाद, तो मेरे पापा का जो बिजनेस था वो भावनगर अलंग, कभी आपको पता हो तो शायद आपको पता होगा। भावनगर अलंग में जो स्टीमर होते हैं, दुनिया भर के जितने भी स्टीमर है, वहां पे ब्रेकेज होते हैं, डिमोलिश करते हैं, उसको तोड़ते हैं, बराबर। तो उनके जो पार्ट्स होते थे वो मेरे पापा वहां से लाते थे। उस पार्ट्स को हम यहाँ पे गुजरात में और पूरे इंडिया में बेचते थे। उसको प्रोफाइल कटिंग बोलते हैं हम लोग। उसकी जो प्लेट होती है, एमएस प्लेट, लोहे की प्लेट होती है, बड़ी बड़ी प्लेट होती है, बराबर, जिनसे ये जहाज बना हुआ होता है। तो वो प्लेट होती है, वो प्लेट को जितने भी इंजीनियर है या कारखाना से जो मतलब जो काम कर रहे हैं ये लोग हमारे से ले जा रहे थे। उनको पिघालने के लिए भी काफी लोग ले जा रहे थे हमारे से, लोहा लेके वो लोग पिघाल देते थे, क्योंकि वो लोहा काफी अच्छा था। तो वो लोग पिघाल के फिर उनसे कुछ नया ढांचा बना के नई मशीनरी या पार्ट्स ऐसा लोहे का बनाते थे। तो वो मेरे पापा थे, उनका बिजनेस ये था कि वो लोग
उस मशीनरी को कट करते थे, जिन जैसा भी चाहिए उनको, गोल चाहिए या फिर कुछ ऐसा पार्ट्स चाहिए, तो वो मशीनरी हमारे पास ये मशीन थे, उसमें प्रोफाइल कटिंग, गैस कटिंग से करके हम पूरे लोगों को कट करते थे, पार्ट्स बना के फिर उनको हम बेचते थे। ये पापा का बिजनेस था। और मेरा जो ओके। बात कर, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आपका, हाँ, आपका ये। हाँ, तो मेरी मैं बात करूँ तो मुझे तो बिजनेस करना था। मैंने पापा को बोला कि पापा बिजनेस करना है, क्या करेंगे हम? तो पापा ने बोला कि ये पैकर्स एंड मोर्स कर सकते हैं हम। तो पापा, मैंने, मुझे इतना बता नहीं था पैकर्स एंड मोर्स के बारे में, पर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अपना, बराबर। और फिर स्टार्टिंग में मेरे पास ट्रक भी नहीं था। अब मैं मेरे बिजनेस की बात करूँ तो मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंक्वायरी भी चलो 2 ढाई महीने के बाद आ गई, पर वो मैंने काम, क्योंकि मुझे ट्रक की जरूरत पड़ती थी, इंसानों की जरूरत पड़ती थी, और इंसान भी कैसे, हैवी मशीनरी होती है, तो वहां पे ऐसे जैसे इंसान नहीं चलेंगे, वो इंसान के लिए टैकल कर सके, उसको परफेक्ट काम कर सके, ऐसे इंसान की जरूरत थी, वो पापा के पास था बेसिकली। तो वो पापा मुझे हेल्प करते थे वहां पे, इंसान मतलब जो लेबर होते थे वो लेबर एंड लोग मुझे देने के लिए। फिर मैंने उन लोगों को ट्रेन किया। अब घर सामान है, जो हाउस शिफ्टिंग होता है, हाउस शिफ्टिंग में क्या होता है, क्रॉकरीज आती है, किचन की आइटम्स आती हुई है, कांच की बर्तन होते हैं, या कांच की बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती है, फ्रेम होती है, ऐसी बहुत सारी आइटम होती है, तो उसको पैक करना है, अगर उसको अगर शिफ्ट करना है तो ट्रक में आप ले जाओगे, या फिर नीचे उतारने के लिए भी, अगर सीढ़ी से नीचे उतारोगे या लिफ्ट से उतारोगे, कहीं से भी आप अगर उतार रहे हो और ट्रक में लोड कर रहे हो, वहां पे अनलोड कर रहे हो, वहां पे चढ़ाते समय भी ब्रेकेज होने की शक्यता हो सकती है, और वो चीजें महंगी भी हो सकती है। तो उसके समय मैंने सोचा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पैकिंग का मटेरियल क्या आता है, आजकल बहुत सारी पैकर्स एंड मोर्स कंपनी है, पर पैकिंग करना वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसको भी अच्छी तरह से अगर आप पैक कर रहे हो, फिर वहां पे रख रहे हो ट्रक में, या फिर लोडिंग अनलोडिंग के समय ब्रेकेट नहीं होती है, तो उसका एक अच्छा तरह से पैकिंग करना, तो उसके लिए मैंने पहले सीख लिया, मैंने खुद ने सीखा, उसके बाद मैंने अपने लेबर को ट्रेन किया कि इस तरह से करते हैं पैकिंग, इस तरह से। उसके बाद उनको सिखाया, बाकी उनके पास काफी एक्सपीरियंस तो था लेबर के पास, क्योंकि पापा ने काफी मतलब उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रेन किया था, तो वो काफी मुझे मतलब अच्छा था उसमें। श्योर, श्योर। तो ये जो आपने बताया था कि लोग जो रिक्रूट किया, जो कैसे लिए, उसमें पिताजी ने थोड़ा-सा हेल्प कर दिया। बट आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि लोगों से काम करवाना कितना हार्ड है? फर्स्ट टाइम मुझे बहुत काफी हार्ड लगता था, पर पापा संभाल लेते थे उस टाइम पे, क्योंकि उनको कहाँ क्या बोलना है, क्योंकि आप बिजनेस जहाँ कर रहे हो, जिनके साथ कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, वो बात अलग है, पर कस्टमर से काम लेना वो बात अलग है। तो वो जो बात है वो भी पापा ने सिखाई मुझे। करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो मतलब इन जनरल एक एडवाइस जैसा देना हो किसी भी नए लोग को जो हाँ। स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कि अपना जो पहला 5 या 10 लोग को रिक्रूट आप जब करेंगे, जिस चीज़ के लिए भी करें, तो उनमें उनको क्या देखना चाहिए? मतलब डिसिप्लिन एक चीज़ है, स्किल एक चीज़ है, और भी चीज़ें होंगी, और आपके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जहाँ पे मतलब थोड़ा-सा ऐसा हो गया कि आपके नॉलेज से बाकी लोग सीख पाएँ, ऐसा ना हो कि बारी-बारी से सब लोग सेम ही चीज़ सीखें। होता ऐसे ही है वैसे, बट फिर भी हम लोग एटलीस्ट उनको थोड़ा बचा तो सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या-क्या देखना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयी में? स्टार्टअप के लिए, खासकर स्टार्टअप फाउंडर को? देखिए, स्टार्टअप के लिए क्या होता है कि पहले तो चीज मैं आपको बता दूं, हर स्टार्टअप अलग अलग होते हैं, उनको कैसे लोगों की जरूरत है उसके हिसाब से पूरा मतलब ये बनेगा। पर पहली जो चीज है स्किल, क्योंकि उसके पास स्किल होगी तो वो आप काम ले पाओगे, स्किल ही नहीं होगी तो आप काम ले नहीं पाओगे, बराबर। तो पहले तो चीज है स्किल। दूसरा कि जो लेबर है, मतलब लेबर तो नहीं मैं इसमें कहूँगा वर्ड, क्योंकि सब एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉय सब अलग अलग लेवल। एम्प्लॉयी बोलते हैं ये हाँ। रिक्रूटमेंट किया। हाँ, हाँ, तो उनमें पहले तो मैं बोल रहा हूँ स्किल होनी चाहिए, बराबर। दूसरी बात है कि जो काम कर रहा है आपका बंदा, तो उनमें आपको सिखाना पड़ेगा, उन लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, कोई भी आप एम्प्लॉय ले लो, उनको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, बेसिक तो आपको तो थोड़ा बहुत सिखाना ही पड़ेगा आपको। करेक्ट, करेक्ट। बट ऐसा जैसे खासकर आपके बिजनेस में टाइमिंग का बहुत स्ट्रिक्ट रहता होगा कि अब 10 बजे कहीं टाइम दिया है, तो वो 10 के 11 करने से आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा कस्टमर के सामने, डेफिनेटली। कि यार तो 10 बजे बोला, 11 बजे आ ही रहा है अभी तक। तो बहुत लोग का ऐसा भी हैबिट होता है, हाँ बस 2 मिनट, मतलब बस मेरा घर 2 मिनट दूर है, और 2 मिनट बोल के वो ना 20 मिनट या
घंटा भर चला देता है और बोलता है अभी भी 2 ही मिनट है। सही बात है आपकी, तो सही बात है। ऐसा है। तो इसमें आई थिंक जनरली क्या हो जाता है कि थोड़ा-सा ये जो टाइमिंग का प्रॉब्लम है, लेट आने का जो आदत पड़ा हुआ है बहुत लोगों को, तो काफी लोग। इसको आपने फेस किया कभी कि आपने बोला किसी को 9 बजे आना है, तो 10 बजे आए या साढ़े 9 में आए, तो अगला बार आपको 9 बजे बुलाना था तो उनको आप बोलो कि नहीं 8 बजे ही आओ। ऐसा कुछ एक्सपीरियंसेस? एक्चुअली मैं आपको सही बता दूं तो मेरे जो लोग हैं, आप लोग एम्प्लॉय बोलते हैं, हम लोग लेबर बोलते हैं, पर लेबर वैसे नहीं यूज करना चाहिए वर्ड, पर यूज करते हैं हम लोग बराबर, क्योंकि मेरा जो काम है वो एम्प्लॉय वाला काम नहीं है, क्योंकि उन लोगों को क्या उठाना है, पैक करना है, ये काम है। तो इन लोग ये लोग क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब मेरा काम था तो वहां पे मैं इतने सारे लेबर को अपनी कंपनी में रख के नहीं कर सकता था, क्योंकि नया कंपनी है, कब काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए। तो मैं किसी को रेगुलर एम्प्लॉय पे तौर पर रख नहीं सकता था। और उनको क्या था, जो मेरे जो एम्प्लॉय लेबर थे, उनको ऐसा था कि वो भी उनको भी काम की तलाश थी, तो वो भी लेट आए तो उनको भी बिजनेस नहीं मिले, मतलब काम नहीं मिलेगा, तो वो लोग जल्दी आया करते थे। अभी तक मुझे ऐसा फेस नहीं हुआ है कभी कि मेरे, मतलब ये ज्यादातर होता ही है, ये सब होता ही है, और आप सही बोल रहे हो, पर मेरे बिजनेस में ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लेबर टाइम पे नहीं आए। वो कभी ओके, कभार माइनर पॉइंट में एक कस्टमर को एक काम ऐसा होगा तो शायद, बाकी हुँ, ऐसा होता नहीं ओके। है। लक्ष्य वांट टू से समथिंग? लक्ष्य प्लीज़। Hi Michael, It's- Lakshya here. Hi. Just as you told कि आपका ये business previous 80 years से चल रहा है, right? यस, नहीं तो 80 ये ईयर से नहीं चल रहा, पापा दादा का जो था वो अलग था, उनसे मैंने सीख के ये पूरा हमारा पैकर्स एंड मोड्स का दादा का काम नहीं था, उनका खाली मशीनरी पार्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन का ही काम था, वो अलग right. था। मेरा जो स्टार्ट किया मैंने वो 2015 दिसंबर से ख्याल आया, मैंने सब हम्म जगह पर रजिस्टर्ड किया, पर वो फिलहाल बिजनेस दिमाग में आया, मैंने किया, हम्म, पर बिजनेस तब नहीं मिला था मुझे। मैंने बोला 2.5-3 महीने के बाद बिजनेस मिला, तब मैंने कंपनी को रजिस्टर्ड भी नहीं किया था गवर्नमेंट के अंदर भी, क्योंकि मुझे पता नहीं ये चलेगा तो कि नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं था। right. आप So बताइए क्या दादाजी का क्या भी फीडबैक। और आपका भी somewhere you know I think कि somewhere logistics common point पे आ रहा है, right? हाँ हाँ हाँ। So what do you think like how operation wise क्या क्या changes आई है क्या in बोल रहे हो your आप? domain? In your domain operation wise ये logistic industries में क्या क्या changes आई है? अच्छा, अभी क्या चेंजेस आए ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ क्या शिफ्ट क्या है लाइक हम पूरा कॉर्पोरेट वाइज नहीं पूछे एकदम पूरा प्योर स्टार्टअप के आप बता रहे हो कि एम्प्लॉयज होते हैं आप बता रहे हो लेबर होते हैं राइट सो वी टोटली अंडरस्टैंड मेरे भी पापा के एक कोल का बिजनेस है एंड वी नो कि किस तरह से लॉजिस्टिक्स में क्या क्या दिक्कतें आती है राइट सो व्हाट यू थिंक कि प्रीवियस फ्रॉम द पास्ट 10 years मतलब to starting from your grandfather to your father and starting from what you have done till date क्या क्या शिफ्ट आई है पैराdigm शिफ्ट क्या क्या है ऑपरेशन वाइज में सर ऑपरेशन वाइज क्या आई है? क्या शिफ्ट मतलब क्या चेंज हुआ है? कुछ चेंज हुआ है मतलब पिछले 50 साल, 30 साल में? या आगे क्या चेंज होगा या वही काफी रहेगा? कुछ चेंज हो गया, यस काफी कुछ चेंज हो गया, बिकॉज पहले के जमाने में क्या था कि जो ट्रांसपोर्टेशन था वो हम लोग ट्रक से नहीं कर रहे थे, मेरे दादा के टाइम पे मैं बोल रहा था। तो मेरे दादा के टाइम पे जो था वो उसको बोलते हैं दो टायर वाला जो पूरा होता है और इंसान खींच के ले जाते हैं, वो पहले ऐसा ट्रांसपोर्टेशन था। आज के जमाने में क्या है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आज के जमाने में मैं आपको बोल देता हूँ, अभी तक का जो बोलते हैं कि सीएनजी की बस चल रही थी, अब तो ट्रक भी आ गई है सीएनजी की। तो काफी कुछ चेंज हुआ है। पहले के जमाने में हम लोग 2 टायर वाले गाड़ा, हमारे गुजराती में गाड़ा बोलते हैं, उस गाड़ा में मशीनरी रखते थे और मशीनरी को हम शिफ्ट करते थे बराबर, दादा दादा के टाइम पे, और वो इंसान शिफ्ट करते थे, हम लोग इंसान रखते थे, वो इंसान शिफ्ट करते थे उसको। आज के जमाने पे ऐसा नहीं है, आज के जमाने पे सब टेम्पो ट्रक, ट्रक भी कितने बहुत सारे 42 यहाँ से लेकर नॉर्मल एक टेम्पो से लेकर पूरे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रेलर भी मिल जाते हैं, मशीनरी कितनी भी बड़ी हो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। हुँ, हाँ। करेक्ट। सो कमल मैम, यू हैड अच्छा, लक्ष्य प्लीज़। सो डू यू हैव लॉजिस्टिक्स जब आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके खुद के व्हीकल्स हैं ट्रक हाँ या कुछ पहले, हाँ पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास एक भी व्हीकल नहीं था, और मैं हम्म आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के पास बिजनेस ही नहीं था, जो लोग ट्रक लेके बैठे। तब मैंने सोचा कि ट्रक है पर बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि हम्म मैं कुछ ऐसा ना करूं। फिर ये पैकर्स एंड मोड्स पे पापा ने बताया, और
फिर मैंने ये रजिस्टर्ड किया और फिर इंक्वायरी आई तो मैंने उनको काम दिया, उनका ट्रक तो मैंने वो लिया लोग रेंट। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग होंगे, राइट? हाँ, तो उनके हम्म। पास क्या है कि काम ही नहीं था, हम्म। मैंने उनके पास से ट्रक लिए और उनको हम्म। भी काम मिला, लेबर के पास काम नहीं था तो लेबर को मैंने काम दिया, मतलब पूरा हम्म। एक हो गया। हम्म। और सो सबको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है। अभी मेरे पास है, गाड़ी अवेलेबल है मेरे पास, खुद तो के भी है। सबको रेंट जैसा लिया ना, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया ना, किसी को फुल टाइम नहीं लिया। कॉन्ट्रैक्ट लिया, हाँ, 1 डे के ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे हम लेते अच्छा थे। सीख है, लेसन है सबके लिए कि शुरू शुरू में हर चीज़ अपना ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, आपका पैसा कब खर्च हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो राइट ट्राई सर। करें कि कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांसर जैसे लोगों को लें, ताकि यस। आपका मतलब जब है तब है, जब नहीं है तो नहीं भी है, मतलब नहीं भी दिया उन्हें। कमल मैम, वी हैड अ क्वेश्चन। हाँ, आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था मतलब इस पूरे दौरान में? चैलेंजिंग चैलेंजिंग मेरे लिए लेबर थे, काम काम तो अगर मैं ले आ रहा हूँ स्टार्टिंग में, पर मेरे पास लेबर की ऐसी तंगी हो जाती थी कभी कभी, तो मुझे ऐसा मतलब रोना जैसा आ जाता था कि लेबर नहीं मिल रहे मेरे को, काम मिल रहा है पर लेबर, क्योंकि मैं अगर लेबर नहीं मिलेगा मुझे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरा रेपुटेशन का क्या, मैं आपको सही बता दूं तो ये मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मुझे आज के दिन पे ऐसा है नहीं प्रॉब्लम मेरा, क्योंकि आज के दिन पे मेरी कंपनी का अच्छा नाम है यहाँ पे, तो मिल जाते हैं मुझे लेबर अच्छे से और मेरा पूरा मतलब टीम एक तैयार हो गया है, मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंज तो फिर में बिजनेस भी नहीं मिला आपने था कैसे डील किया उस प्रॉब्लम को, कैसे आपने सॉल्व किया? क्या, अच्छा उस लेबर की, चैलेंज को, उस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया? अच्छा उसके लिए मैं पहले तो क्या किया कि फैमिली के लोगों को मैंने इन्वॉल्व किया उसमें, हम लोग, मैं खुद जाके खुद उठाता था चीजें, लेबर नहीं मिल रहे तो मैं खुद उठाता था वहां पे, भाई को बुलाता था, भाई मेरा भाई स्टडी करता था, उसको भी, वो भी मतलब हमको कुछ भी करके इसको डेवलप करना, सेट करना है, तो हमको भी मतलब अगर एक दिन पे अगर फूट रहा है किसी एक दो लेबर तो हम जुट जाते थे उसमें, पापा जुट जाते थे, करते थे ऐसे, फिर धीरे 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 लेबर भी, और लेबर को भरोसा दिलाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, उसको पेमेंट टाइम सर करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप टाइम सर पेमेंट नहीं करोगे तो दूसरी बार वो लेबर नहीं आएगा। दूसरी बात कि लेबर के साथ अच्छा बिहेव करना, उसको मतलब एक फैमिली की तरह रखना, ये एक दूसरा पॉइंट होता है, ये सब करना पड़ता है। दिस इज समथिंग जो कि आज के एमबीए में पढ़ाया जाता है, नोन एज टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं पीपल मैनेजमेंट करके। सो आई बिलीव कि जो भी चीज़ें आज के एमबीए में समवेयर और दी अदर डाउन द लाइन, वो सब चीज़ें पुरानी तौर तरीके और पुराने बिजनेस से ही रिटेन किए गए हैं। करेक्ट करेक्ट, तो सही बात। आज की डेट में अब आपके पास कितने व्हीकल्स है, मतलब आप आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? जैसे आज आपका पास्ट तो हमने सुन लिया, आपका प्रेजेंट और में क्या है, मतलब आपका बिजनेस कितना ग्रो हो गया है और आपके फ्यूचर के क्या प्लान है? फ्यूचर के प्लान में ऐसा है मैडम कि मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, अभी मशीनरी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं बराबर, अभी खुद का इतना सारा व्हीकल नहीं लिया, क्योंकि अभी भी मैं नहीं चाहता कि अभी भी खुद के इतना सारे व्हीकल लेकर मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं और काम न मिले और फिर मेरा इन्वेस्टमेंट मतलब ये हो जाए बर्डन वाला। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, ट्रक है पर काम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को काम मिले, मेरे को भी पैसा मिले और लेबर को भी पैसा मिले, तीनों कमाए, तो मेरा यही ख्याल है अभी तो। जब अभी है मेरे पास ट्रक अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे मेरे पास ट्रक अवेलेबल है और काफी फैमिली के लोगों के भी ट्रक है, मैंने देखा कि इन लोगों के पास ट्रक है, फैमिली वालों को, हमारे फैमिली का है, जैसे मामा के पास ट्रक है, जैसे कि मासा जी के पास ट्रक है, पर उनके पास काम नहीं है, तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट है। और वो लोग कम पैसे में आते भी है, उनको पैसा मिल जाता है, तो मतलब बहुत हाई लेवल का पैसा मिल लेता है कम पैसे में, और रोज का अभी हो गया तो अभी सेट हो गया। अभी इन फ्यूचर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगा, मेरे पास है ट्रक, मेरे खुद के भी अवेलेबल है अभी तो। तो अभी आपने मतलब खुद का कुछ ट्रक और कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज़ रख लिए हाँ हैं कर दिया, फाइनली, कर दिया, कि कर दिया, एटलीस्ट 2-4 लोग या कर एक दिया, ट्रक तो रहे, कभी भी यस, ऑर्डर आ गया यस, तो? वो इसलिए मैंने किया है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ती थी, मैं मासा जी का ट्रक लेके करता हूँ काम बराबर है, पर कभी कभी ऐसा होता है आप कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और उनके ट्रक अवेलेबल नहीं हो, तो मुझे ऐसा भी फेस करना पड़ा है, तब मुझे बहुत मतलब मुंह मांगे पैसे देके काम करवाना पड़ा है बराबर, तो इससे बेहतर मैंने सोचा कि अपना ट्रक ले लेते, फिर मैंने ले लिया, तो वो पड़ा रहता है मेरे पास अभी, मतलब अवेलेबल है मेरे पास, जो चाहिए मिल जाता है। अभी हम लखनऊ है, पुणे है, मुंबई है, यहाँ पे सभी जगह पे मेरा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, यहाँ से हम लोग कुछ भी चीज़ें वहाँ पे भेजनी है पूरा, तो पूरा पैक करके पूरा शिफ्ट करते हैं।
नागपुर है, महाराष्ट्र में काफी हमारी अच्छी लाइन है। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि जो आपके स्टाफ हैं वो लोग दिन भर इधर उधर का काम करते हैं और शाम को जिम वगैरह भी जाते हैं ताकि हेवी वेट उठाने में दिक्कत ना हो उनको, क्योंकि हर दिन तो मिलेगा नहीं काम, तो हर दिन एक्सरसाइज होगा नहीं, और अगर कुछ दिन काम ना मिला तो बॉडी में जंग ना लग जाए, तो ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, पैकर्स के ही थे, कहीं दूसरे कंट्री के थे, तो वो लोग बोलते थे कि हाँ हम लोग दिन भर ये सब करते हैं और शाम को जिम भी जाते हैं 2 घंटा, क्योंकि बॉडी बना के रखना है। और उन्होंने मतलब मेरे सामने आधे घंटे में सब कुछ, आधे जो भी आधे 1 घंटे डिपेंडिंग कितना सामान है ऑब्वियसली, तो डिपेंड करेगा, बट मेरे सामने मतलब सटासट पूरा पूरा घर खाली कर दिया है, और वैसे ही पूरा घर उतार दिया, बोला कि हमारे टाइम की बहुत कीमत है, हम लोग तुरंत कर आधा आधा घंटा या जो भी 1 घंटा के अंदर, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है मतलब उनका लोडिंग अनलोडिंग टाइम आधा घंटा से ज़्यादा नहीं होता है, बाकी जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो तो डिपेंड करेगा। तो हमारा बगल में ही होना था, तो उन्होंने वही बताया, और जाते जाते हम उनसे बोले कि लगता है आप लोग बॉडी वॉडी भी बनाते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, रोज़ हम लोग 2 घंटे जिम जाते हैं, क्योंकि हमें मतलब ये आधा घंटा में उठाना रहता है, हमारा बना हुआ है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ आपने करते हैं या मे बी आप कर सकते हैं? हाँ क्या डेफिनेटली, पर क्या क्या ऐसा लगता है है आपको? कि मैं आपको सही बता दूं, मेरे बिजनेस की तो उसमें जितने भी हमारे लेबर है तो वो लोग का पूरा दिन ही काम में इतना मतलब जिम हो जाता है, 10-15 बार वाला जिम हो जाता है, जो लोग असली जिम से भी बहुत काफी मतलब लेवल का होता है, क्योंकि अब कितने भी जो लोग जिम जा रहे हैं उनसे मशीन का एक मशीन सरका भी नहीं पाएगा, एक इंसान हमारा मशीन सरका देगा टेक्निक से भी, और वो उठा भी लेते हैं बराबर। तो उन लोगों को जिम की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उनको जरूरत नहीं पड़ती, पर वो लोग जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो उनका काम ही ऐसा रहता है बट पूरा जैसे हैवी। लॉकडाउन वगैरह में आई थिंक लोग थोड़ा आलसी हो गए होंगे, सारे तो नहीं, बट पता नहीं 1-2 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है, तो थोड़ा सा हो सकता है जंग लग गया हो, बट हाँ ठीक है। तो ये हो है। सकता है। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, इतने सारे जर्नी में, स्टार्टअप फाउंडर की जर्नी में हमेशा एक डिसीजन मेकिंग का हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है कि हर समय 4 ऑप्शन रहेंगे, या एक या 4 से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, 40 ऑप्शन रहेंगे या जो भी, तो हर दिन या हर एवरी नाउ एंड देन एक कशमकश रहता है कि ये करे कि ये करे, ये करे कि ये करे, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आपके केस में, आपके जर्नी में कुछ ऐसे मौके आए होंगे जब ऐसा हुआ होगा या कुछ, तो आप डिसीजन लेते समय कैसे डिसीजन लेते हो? ये थोड़ा सा यंगस्टर्स को भी बताएं, मतलब ये स्टार्टअप की उतना ज़रूरी सिर्फ नहीं है, ये लाइफ में भी इन जनरल है, डिसीजन मेकिंग में बहुत लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, और कुछ लोग चुटकी बजा के लेते हैं, और कुछ लोग दोनों साइड फॉल करते हैं ना, कोई डिसीजन चुटकी बजा के ले लिया, कोई तो फिर सोच ही रहे हैं। तो आपका क्या राय है, मतलब जल्दी जल्दी लेना चाहिए डिसीजन, बहुत सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मैं कुछ भी डिसीजन लेता हूँ तो मैं अपनी फैमिली से एक बार डिस्कस करता हूँ, पहले मैं खुद से डिस्कस करता हूँ कि ये डिसीजन अगर लेना ही चाहिए ऐसा है, तो ही आगे डिस्कशन चलता है मेरा पहले। तो उसमें अगर मतलब डिसीजन लेना है तो मैं पहले पापा से पूछता हूँ, मेरा भाई है वहां से पूछता हूँ, मम्मी भी कभी कभी उसमें शामिल हो जाती है उस डिसीजन में, मेरे सिस्टर भी हो जाती है शामिल। तो हम लोग मतलब डिसीजन जो मेरा होता है वो पहले तो मैं खुद डिसीजन लेता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि ये डिसीजन लेना चाहिए, उसके बाद उसमें डिस्कशन में पापा मम्मी और फैमिली होती है बराबर। और अगर पापा मम्मी फैमिली भी अगर ना बोल रही है उसमें, और मुझे लगता है 100% ये लेना ही चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर पापा मम्मी ना बोल रहे कुछ ऐसा है बराबर, थोड़ा बहुत बोलेंगे वो लोग भी, कुछ ऐसे डिसीजन है क्योंकि उनको शायद कुछ चीज़ों का पता ना हो और मुझे 100% पता है, तो मैं ले लेता हूँ डिसीजन, उसमें पापा को मना लेता हूँ, मम्मी को भी मना लेता हूँ। हाँ तो पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप कोई भी डिसीजन लो थोड़ा सोचिए बराबर, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है, पर इतना भी मत सोचिए कि ये सोचते ही रह जाओ और काम ही ना हो आपका। तो करना है तो करना ही है डेफिनेटली, अगर करना है कुछ काम और डिसीजन आप ले चुके हैं तो उसके पहले पहलू चेक कीजिए, कैसे पहलू, कि उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी चेक करना है आप, पर प्रॉब्लम क्या है उसको देख के नहीं बैठे रहना, उस प्रॉब्लम को कैसे हटाया जाए, या उस प्रॉब्लम को हम बेनिफिट में कैसे मतलब हमारे फायदे में कैसे मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, उसको देखना है। हम बेनिफिट को डेफिनेटली देखते हैं, पर हम कभी कभी ऐसे होता है कि हम जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं, तो वो देखना चाहिए। और डिसीजन तो लेना ही चाहिए, शांति से लेना चाहिए, पर इतना भी शांति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये डिसीजन लेते समय थोड़ा सा
कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, पैसा या कुछ और, मनी वर्सेस समथिंग, ऐसा भी मौका आता है। तो ऐसे केसेस में कभी-कभी जैसे आपने भी एक लाइन बोला बीच में कि प्रॉफ़िट हो या लॉस हो चलाना ही है इसको। लेकिन ये जो चलाना है, लॉस में भी चलाना है, कितने दिन तक चलाना है इज़ अ गुड क्वेश्चन। मतलब बहुत लोग चलाते हैं, कोई 2 दिन में बंद किया, कोई 2 साल में किया, कोई 3-4 साल चलाया ना, ऑलमोस्ट अपने बच्चे जैसे ही समझ लिया कि नहीं 15-20 साल, या जो मतलब 15-20 साल तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3-4 साल तक उसने ट्राई किया उस पे। जो भी है, आपके हिसाब से मतलब जब लॉस होने लगे बिज़नेस में, तो कितना टाइम तक वेट किया जा सकता है बिज़नेस को उठाने में? डिपेंड करता है बिज़नेस टू बिज़नेस भी, बट इन जनरल आपका क्या ओपिनियन या राय रहेगा यहाँ पे? कितने महीने, कितने दिन, या जो भी है, मतलब कुछ ऐसा टिप्स आप दे पाएँगे लोगों को? क्योंकि स्टार्ट जब करेंगे लोग तो सीधा सा बात है, डे 1 से तो प्रॉफ़िट होना नहीं है। भले ही लोग कुछ भी दिखा दें बुक्स में, पहले दिन कुछ प्रॉफ़िट होता नहीं है। कितने दिन तक लॉस सहना चाहिए और कितना सहना चाहिए? और मतलब और ये नंबर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप कैसे कैलकुलेट करते हो एटलीस्ट कि हाँ, मतलब अब बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? किसी भी डायरेक्शन में, प्लीज़। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसका आंसर देना ना, तो मतलब लोढ़ा का चढ़ना चाहवा हमारे गुजराती में कहवा है। गुजराती में कहते हैं लोहे के जो चने होते हैं वो खाना बराबर है ये। तो ये जो क्वेश्चन है आपने जो पूछा, उसमें डिसीजन, बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बेसिकली बता, क्योंकि मैं बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर से लेके बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से भी मिला हूँ। हमारे यहाँ पे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात होता है, एक एग्जीबिशन होता है बड़ा, वहाँ से फॉरेन से भी बहुत सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, यहाँ से गुजरात से आते हैं, बहुत सारे आते हैं, स्टेट से भी आते हैं, और मैं से बहुत सारे एग्जीबिशन का पार्ट भी मेरी कंपनी से मतलब मुझे मिला है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो ईडीआई गांधीनगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से मैंने जो पढ़ा, वहाँ से मैंने काफ़ी मतलब ऐसे बहुत सारा सुना कि बिज़नेस में क्या होता है कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसके बाद 2 साल लग जाते हैं बिज़नेस को सेटअप करने में, 2 साल, बराबर? पर मैं ये बताऊँगा कि आपका लॉस कितना बड़ा है, उसके हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा लॉस है, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और लॉस ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, आप बहुत वेट मत कीजिए। डिसीजन लीजिए, परफेक्ट डिसीजन लीजिए, बराबर? वेट इतना नहीं करना, फिर आप पूरे गड्ढे में घुस जाओगे, मैं नहीं चाहता कि ये किसी का बुरा हो। बिज़नेस बहुत सारी, दुनिया बहुत बड़ी है, बराबर? और काम 100% आपको मिल सकता है। आप कहीं गलत थोड़े से रॉन्ग वे में जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, तो उसको सुधारिए। लॉस हो रहा है, डेफ़िनिटली होता होगा, हो भी सकता है। तो वो उस दिशा को सुधारिए आप, उसमें पहले रिसर्च कीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, लॉस क्यों हो रहा है, उसको ढूँढिए, वजह ढूँढिए उसकी, फिर काम कीजिए आगे। हुँ, श्योर। अच्छा, एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़? प्लीज़ फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। किसी को कुछ पूछना है प्लीज़? यस, लक्ष्य। यू आर म्यूटेड लक्ष्य। सॉरी सॉरी। सो माइकल, हमारे मॉडर्न से सो कॉल्ड स्टार्टअप्स में जहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजीज पे काम होती है, प्रोडक्ट पे काम होती है, सर्विस पे काम होती है, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट, दे हैव टू सेल द सर्विस, राइट? तब एक पॉइंट आता है जहाँ पे बात आ जाती है उनके कंपटीटर्स को मैच करने की, राइट? जैसे आपने बताया कि आपके एक ऐसे सेलिंग पॉइंट थे जहाँ पे आपको ओएनजीसी में लक्ष्य आपको जी, वो प्रोडक्ट। लक्ष्य जी, प्लीज़ हाँ जी। थोड़ा-सा थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा करके बोलिएगा, क्योंकि मुझे एक तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है, शायद। मैं ओके हेल्प कर ओके। दूँगा। लक्ष्य फिर से एक बार पूछ लो। हाँ, हाँ। सो जैसे कि जितने भी स्टार्टअप्स को फाउंडर्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, सर्विस पे काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनको सेल्स पे ही करनी पड़ती है ना फोकस, बिकॉज सेल्स अगर नहीं होगा तो बिजनेस होगा नहीं, राइट? सो कभी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उनको अपने कॉम्पिटिटर से मैच करनी पड़ती है सेल्स के रिगार्डिंग, राइट? तो आपने भी ये सिमिलर सिचुएशन फेस किया है विद रिगार्ड्स टू जब आप ओएनजीसी वाले प्रोजेक्ट उठा रहे थे, राइट? आपको ठान लिया था कि आपको ये प्रोजेक्ट लेने ही करके, राइट? सो व्हाट इज योर रिव्यू कि जब आप अपने ऊपर के कॉम्पिटिटर्स के, राइट, जैसे कि आप जिस डोमेन पे हो, जिस लाइन पे हो,
आपकी उस लाइन पे और भी बहुत सारे ऐसे महाराजा राजा बैठे होंगे आपके स्टेट में, राइट? और ओएनजीसी जैसे कॉर्पोरेट पे जो कि गवर्नमेंट के हाई लेवल पे, राइट? उनका भी तो सोर्स पैरवी जान पहचान तो काफी अच्छे खासे होंगे, और आप तो नए आए हो। सो हाउ डू यू नो कम्पीट विद दोज कॉम्पिटिटर्स? आपने प्राइसिंग या क्या स्ट्रैटेजी किया जिससे आपको कस्टमर्स मिलते हैं कंपेयर टू हाँ हाँ, बड़े बड़े मतलब प्लेयर्स जो इंक्लूडिंग आई प्राइसिंग थिंक एंड फेडेक्स एंड ऑल, जो भी मतलब जो भी राइट राइट। मूवर्स के साइड, पैकर्स के साइड भी है, इन कुरियर कंपनीज, आई थिंक कुछ कुछ कुरियर कंपनीज दोनों ही करती है। तो आपने अपने आप को मतलब प्राइस वाइज अलग किया या और कुछ किया इस पे थोड़ा सा? अच्छा, इसका जवाब में मैं आपको ऐसा बताता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े हाथी है कंपनियों में भी, बहुत बड़े बड़े हाथी है कि आपको निगल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर दुनिया बहुत बड़ी है, में भी ये भी एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि दुनिया बहुत बड़ी है, बिजनेस कहीं से भी मिल सकता है, आप ट्राई कीजिए। फिर अब दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि आप उन बड़ी बड़ी कंपनियों से आप खुद को कैसे अलग करते हो, रेट रेट दे के अलग करते हो, या फिर मतलब उनको कैसे मतलब अट्रैक्ट करते हो दूसरे से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी कंपनी में, मैं जब मैंने आपको फर्स्ट मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर में नर्वस था, बात नहीं कर पा रहा था, उसके बाद मेरी डेवलप हो गई स्पीच। मैं काफ़ी मतलब मार्केटिंग मैंने बहुत किया, मतलब बैंक में भी किया, या फिर आईटी कंपनी में था तब भी कॉमर्स मैनेजर था, तब मैं बिजनेस डील डायरेक्टली कस्टमर से कर रहा था, तो वो भी मेरे काफ़ी हेल्प में आया। फिर मैं जब भी कस्टमर से बात कर रहा हूँ वहाँ पे फ़ोन से मैं उसको क्लोज़ कर देता था। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, जब भी मेरे पास इंक्वायरी है तो फ़ोन से ही मैं उनको क्लोज़ कर देता था और वो मान ही जाता था। उसका रीज़न ये था, मैं उनको एक एग्ज़ाम्पल देता था कि ये बिज़नेस है, जो मैं कंपनी का ओनर बात, अगर कंपनी का ओनर ही डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहा है वहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि माइकल डाबी कंपनी का ओनर बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कस्टमर को पूरा सैटिस्फैक्शन वाली फील आ रही। क्योंकि अगर आपको बिज़नेस डन करना है, किसी भी कस्टमर को क्लोज़ करना है, तो आप को क्या बोलना पड़ेगा कि वहां पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा, उसको संतोष करना पड़ेगा, संतोष देना पड़ेगा। तो वो संतोष कैसे दे सकते हैं हम लोग? या तो कस्टमर को ऐसा बोला आपका काम हो जाएगा सर, एक नंबर काम करके देगा, परफेक्ट हो जाएगा, बराबर। ये सब ऐसा वर्ड है, लगते हमको बहुत कॉमन, पर ये बहुत परफेक्ट वर्ड है। हमको भी अगर किसी से काम करवाना है या कोई हम मतलब काम हमारा किसी को देना है कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कैसे किसको देंगे? जो हमारा परफेक्ट करेगा उसको देंगे। तो ऐसे ही बहुत ऐसे ही जितने भी कस्टमर थे उनके साथ मेरे पे धीरे धीरे बात करते 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 मेरा भी एक स्विच डेवलप हो गया। मैं उनसे बात करता था और उनको बोलता था कि सर, आप मेरा जो कंपनी है उस कंपनी का अंदर मेरे फैमिली के मेंबर आपके काम पे हाजिर रहेंगे वहां पे। मैं उनको ऐसा बोलता था कि मेरे फैमिली के मेंबर आप, बाकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें क्या होता है कि कंपनी का ओनर कहीं और बैठा है, लेबर कहीं और काम कर रहा है, मैनेजर आके काम कर रहा है वहां पे। मैंने बहुत सारी कंपनियों के रिव्यू भी देखता हूँ, कभी कभी कॉम्पिटिटर को देखना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंप्यूटर को कॉम्पिटिटर है उनको सुनना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ अगर आपको दुनिया के साथ चलना है वहां पे, तो आपके कंप्यूटर को देखना ही पड़ेगा। उसको देख के ही आप मतलब थोड़ा बहुत अपने अंदर सुधार सकते हो अपने खुद को। तो वो मैं कर रहा था वहाँ पे। रेट की बात करूँ तो रेट में सर ऐसा था कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, उसमें क्या उनके रेट थोड़े हाई थे। मैं मेरी छोटी कंपनी थी तब, आज भी इतना कोई बड़े लेवल पे नहीं पहुँच गया मैं कर रहा हूँ, ग्रोथ कर रहा हूँ खुद को, मतलब एक बड़े लेवल पे ले जाने की और अच्छी मतलब सर्विस देने की। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग खुद पहले तो जाके काम करवाते हैं, साथ में रहते हैं, और दूसरी बात है कि कस्टमर का क्या, हमारे अंदर क्या होता है कि कस्टमर का कोई भी चीज़ें को स्क्रैचेस नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि घर की चीज़ें होती है सब लागणी, फीलिंग के साथ अटैच होती है ये सब चीज़ें। तो हम उनको बोलते हैं सर आपका काम में देखना नहीं पड़ेगा, काम एक नंबर करके देगा, बराबर। ये सब चीज़ें बहुत सारी पॉइंट रहती है, तो हम उनसे अलग है। क्योंकि वहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनियों में कंपनी का ओनर कहीं और बैठा है और काम कोई और कर रहा है। और वहाँ पे भी उनको उनको काम जो कर रहे हैं लेबर, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई सब ऐसा है, पर वहाँ पे जो फीलिंग आनी चाहिए ना वो नहीं आएगी। हम लोग तो खुद का ही काम है ऐसा करके समझ के मतलब करवाते हैं काम। इतने दिन पे हो रहा है। हाँ, बताइए। सही बात है। लेकिन ये जो एक कस्टमर है इंडिया में खासकर या मेजॉरिटी में, प्राइस पे बड़ा सेंसिटिव होते हैं। बोल दो कि जितना भी आप बोलेंगे और बोलेंगे थोड़ा सा और, मतलब 2 रुपये और कम हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, 20 रुपये और कम हो जाता है, पर 200, डिपेंडिंग ऑन क्या प्राइस रख रहे हैं आप। तो ये जब आपने एक प्राइस कोट किया उनको कि हाँ 2000 लगेंगे तो 20,000 लगेंगे, अब उन्होंने बोला काउंटर ऑफर दिया है 15 में कर दो, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे या अभी करते हैं? इसमें क्या क्या चेंजेस आए, या मतलब अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज किया
ये बिहेवियर देख के, या पहले से डे वन से पता ही था ऑलमोस्ट कि बढ़ा के ही बोलो, थोड़ा सा घटवाएगी प्लीज? पहले ऐसा था सर कि मैं जो भी काम कर रहा था उसमें बढ़ा के नहीं बोलता था और कस्टमर को रेट देता था। पर कस्टमर की मेंटालिटी यहाँ पे ऐसी है सर, पहले तो आप उनको खुश कर दीजिए। मैं आपको सही बता दूँ तो अगर बिजनेस करना है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर है कि वो पैसे पे देखते ही नहीं है। अगर आपने खुश कर दिया उसको, बातों से मना लिया और उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे दिया तो वो पहले ही क्लोज हो जाएगा। मेरे केस में ऐसा हो जाता है कि वो क्लोज हो जाते हैं। रेट की बात होती है, डेफिनेटली होती है, रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वहाँ पे। पर अभी आप बोल रहे हो कि आपने क्या बोला सर? मतलब उसने कम ऑफर किया, या एक्चुअली कम मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। कस्टमर हाँ भी है आपका, लेट्स से आपका ट्रक ड्राइवर्स हाँ भी हैं, फिर आपके स्टाफ भी हैं, हम्म, हर तरफ बार्गेन हो रहा है, यस नेगोशिएशन हो रहा है रादर। ठीक है, कोई ज़्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है। आपका है कि कम से कम पैसे में हम काम चला ले, ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और कम से कम देना पड़े। एम्प्लॉय चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूँ और कम से कम काम करना पड़े। कस्टमर डेफिनेटली, चाहता है, वही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम पैसे देने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा काम लो। तो ये जो पूरा मिसमैच है, इसको मतलब इसमें कोई ना कोई जीतेगा। ये डेफिनेटली सारे लोग, मतलब लग सकता है कि सारे लोग जीत रहे हैं, बट एक्चुअली कोई ना किसी का थोड़ा सा पलड़ा भारी हो जाता है, और ये सही पलड़ा बोला। भारी होना चाहिए बिजनेसमैन का ही, अदरवाइज लॉस में चला जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मैंने आपको जनरली बताया ना जीत उनकी होनी चाहिए। तो आपका क्या राय है इस पर? सर, मैंने आपको बताया उस तरह से ही मैं पहले कम रेट दिया करता था। कम रेट नहीं, परफेक्ट रेट दिया करता था। तो वो कस्टमर क्या बोलता है कि उसको कम करो। अब मैं उसमें कम करूंगा तो लेबर का कहाँ से निकालूंगा, वहां से कहाँ, मतलब कंपनी का प्रॉफिट में से चलो लो कर देता था तब मैं, बराबर, कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम करके काम कर लेते थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। मेरे को काम मतलब मिल रहा है पर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, पर मेरे को तो पैसा मिल ही कम रहा है। तब मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये काम करना चाहिए मुझे। तो मैं वहां पे, हर लोग यही करते हैं और यही स्ट्रेटेजी है, हम लोग उनको थोड़ा सा ज्यादा देते हैं। मतलब ज्यादा, मतलब सब लोग ऐसा ही देते हैं, मेरे से भी ज्यादा देते हैं सब लोग तो। पर मैं उनको ऐसा रेट देता हूँ। और उनको एकदम कम मत करना। आप कुछ भी रेट कम कर रहे हो तो एकदम धड़ाम लगर बहुत सारा रेट कम मत करना, थोड़ा थोड़ा उतरिएगा। क्योंकि कस्टमर को क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं कस्टमर को 19,000 रेट दिया, और उसको मैं अगर 19,000 रेट दे रहा हूँ और फिर मैं बोलूंगा, कस्टमर बोलेगा नहीं सर यार बहुत कम, बहुत आप ज्यादा रेट बोले हो, आप कम करो। तो मैं उसको बोलूंगा, मैं डायरेक्ट उसको बोल दूंगा सर 17,000 लगेंगे, 2,000 मैंने कम कर दिए। ऐसा नहीं करना है कभी। आप उसको 18,500 बोलिए, ऐसा बहुत मतलब लग रहा है तो आप, हाँ, क्योंकि वो बहुत कम कर रहा है। आप 17 बोलोगे तो वो 16 पे ले जाएगा, 15 पे ले जाएगा, आपका रेट मतलब काफी टूट जाएगा। तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम करिए। दूसरी बात, आपकी स्पीच ही है, आप ही हो, आपके जो स्पीच है वो ही है आपके कस्टमर को आपके पास खींच लाएगी। आपका रेट काफी ज्यादा भी होगा तो भी उसको सेटिस्फेक्शन दीजिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कस्टमर को अगर सेटिस्फेक्शन हो गया तो वो पैसे के पीछे कम देखेंगे। पर हमको रेट भी ऐसा देना है, सामने में रेट भी अच्छा देता हूँ कस्टमर को। मार्केट में अगर वो कहीं पे भी चला जाए तो उसको ऐसे रेट पे कोई काम करके नहीं देगा। मेरे को भी 2 पैसे मिलेगा, कंपनी के लेबर को भी मिलेगा, और जो ट्रक वाला है उसको भी मिलेगा, और लेबर को भी अच्छा काम होगा। तो इसमें आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई और अचानक से हीरो टाइप आएगा और आपसे भी कम कर देगा प्राइस और आप आउट मार्केट से? नहीं सर, ऐसा होता होगा डेफिनेटली, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी है कम पैसे से काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे जियो सिम, अंबानी जी आए और सबको सब कुछ हिला दिया ऊपर से नीचे तक फ्री दे के सिम कार्ड। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गुजरात में क्या है कि हमारे गुजरात में जो लेबर जो होते हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश के होते हैं, यूपी से, एमपी से, बिहार से, काफी जगह से लेबर आते हैं। तो वो लोग क्या है कि वहां से प्रदेश से आए हैं, तो कम रेट में काम करते हैं। और हमारे गुजरात की प्रजा में क्या, सब लोगों को बिजनेस ही करना है, बिजनेस ही करना है, बिजनेस ही करना है, बराबर। और ज्यादातर देखेगा तो उत्तर प्रदेश के लोग आईएएस आईपीएस, या फिर वो लोग, एक तो शायद होगा तो जवान होगा सरहद पे, या किसान होगा, या फिर ऐसा लेबर होगा। तो वो जो घर बना रहे हैं आज के दिन पे, घर जितने भी बन रहे हैं वहां पे उनका काफी मतलब योगदान है। तो हम उनको भूल नहीं सकते। पर वो कम पैसे में काम करते हैं यहाँ पे भी। हाँ, और 12-12 घंटे का भी काम मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि वो लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, 24-24 घंटे भी काम करते हैं। जैसे कि काफी लोगों को सिक्योरिटी कंपनी में बहुत ज्यादा होते हैं,
तो ये लोगों से मतलब मुकाबला कोई नहीं कर सकता रेट थोड़े में। सही बात। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन और निशा अंकुल? ओके, तो झलक तो आपकी प्रॉफिट कमल जो, प्लीज। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? यस 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 कमल, देन लक्ष्य। हाँ, तो आपका जो प्रॉफिट है तो वो आप रीइन्वेस्ट करते हैं या मतलब हाउ डू यू यूज योर प्रॉफिट? और आपका प्रॉफिट टू एक्सपेंस रेशियो या मतलब आपका खर्चा और प्रॉफिट का क्या रेशियो है, मतलब कितना खर्चा होता है और क्या प्रोपोर्शन में रखते हैं? थोड़ा सा आप उसमें बताएंगे, मतलब इस इंडस्ट्री में क्या है प्रॉफिट टू एक्सपेंस रेशियो? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन में मैं आपको बात करूं मैडम, तो ऐसा क्वेश्चन आपका आपने पूछा है, पर मुझे इस क्वेश्चन पे जवाब देने की बात आए तब एक बिजनेसमैन को जवाब देने के लिए परफेक्ट, अब मैं आपसे परफेक्ट ही आंसर दूंगा, क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग बोलते नहीं है ये आंसर, इसका आंसर देते नहीं है, पर मैं आपको नहीं बता नहीं, आप अपनी कंपनी का नहीं बताइए, बट जनरली एक आइडिया किस तरह का है, अगर ना आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब अगर आपको वो चीज शेयर नहीं करनी है। रेंज रेंज बता दीजिए, हाँ रेंज एग्जैक्ट रेंज मत बताइए। रेंज में सर क्या होता है कि प्रॉफिट में एक दिन का काम अगर मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ 2000 निकल रहा है किसी का, एक तो वो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, पर फिर भी अगर कर रहे हैं बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और जैसे कि ट्रक की बता दूं तो ट्रक नॉर्मली 2000 से लेके 2500 3000 4000 ऐसा होता है। लोकल लोकल भी बात कर रहा हूँ मैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन अलग है। एक दिन का? हाँ एक दिन का। अगर आप यहाँ से दूसरे मतलब सिटी में ले जा रहे हो वो ट्रांसपोर्टेशन अलग है, आप इस स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हो वो भी अलग है, क्योंकि स्टेट में क्या होता है, सिटी सिटी से अगर सिटी एक सिटी से दूसरी सिटी में, सिटी सिटी में लोकल में जैसे कि अहमदाबाद से अहमदाबाद में ही करना है, तो वहां पे और बहुत सारे कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, बराबर। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का ट्रक का चार्ज लगेगा, लेबर का चार्ज लगेगा, पैकिंग का चार्ज लगेगा, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो, या फिर कोई जैसे कि हम लोग खाना देते हैं, लेबर जितने भी हम लोग उनको खिलाते हैं, तो वो खाना होता है तो वो एक्सपेंस हम ऐड करते हैं उसमें, पैकिंग का एक्सपेंस ऐड करते हैं, और फिर ट्रक का ऐड करते हैं। बहुत सारे ऐसे लेबर भी होते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है तो वो भी करते हैं हम लोग ऐड, जैसे कि चाय पानी भी वो करवाना पड़ता है हमको, तो वो सब हम लोग क्योंकि लेबर को संभालना ही पड़ेगा आपको, तो वो सब रहता है। प्रॉफिट का मार्जिन रहता है 3000 रहता है 4000 रहता है, जैसा काम है। नॉर्मल लोकल होता है तो 2500-3000 में हो जाता है। फिर अगर अगर अदर सिटी से सिटी अदर है तो 5000 भी रहता है, अगर अदर स्टेट है तो 10,000 भी रहता है, 10 12 15,000 भी रहता है, ऐसा रहता है। फिर कमाने वाले इसका कमाते हैं। कॉस्ट क्या होता है, लाइक परसेंटेज वाइज देखें तो जैसे वो 2-3 हज़ार जो बोला आपने, तो उसका प्राइस लाइक 30,000 के आसपास रहता है, देखिए जिसमें मैं दो तीन आपको हज़ार प्रॉफिट 10% हो गया, 10 या 20% के आसपास प्रॉफिट रहता है परसेंटेज वाइज बात करें तो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने 2 दिन पहले एक लखनऊ को भेजी थी एक गाड़ी यहाँ से अहमदाबाद से। अभी आप अगर अदर स्टेट में भेज रहे हैं, मतलब प्रॉफिट की मैं आपको बाद में बात करूंगा, पर अगर आप यहाँ से अहमदाबाद से अगर लखनऊ भेज रहे हो तो बीच में कितनी सारी सिटी आएगी। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर गाड़ी जाएगी वहाँ पे पेट्रोल का डीजल का ही लोग गिनते हैं, मतलब लेबर का गिनते हैं और पैकिंग का गिनते हैं, और उनको पता नहीं कि अगर इस स्टेट से अगर अदर स्टेट में जाना है तो वो स्टेट एंट्री भी लगती है चार्जेस में, बराबर। अगर आप ऑल इंडिया पासिंग करवाते हो तो वो कम लगता है, वो एक बार में निकल जाता है, वो 20,000 होता है, 25,000 होता है, 30,000 होता है, ऐसा मतलब होता है, 50,000 भी होता है। तो वो हर स्टेट का पूरा गिन के पूरा चलना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे नहीं लेके चलते, ऐसा मतलब उनको ट्रांसपोर्टेशन मतलब जब भी अगर 10 स्टेट में जा रहे हैं तो वो अगर गुजरात से हम राजस्थान पहुंचे तो राजस्थान का जो स्टेट टैक्स है वो वहाँ पे कर दिया। उसके बाद राजस्थान से हम लोग हरियाणा मतलब वहाँ पे पहुंचे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे कर दिया, बराबर। ऐसा मतलब पे करना पड़ता है, वो भी एक एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस में एड हो जाता है। करेक्ट, लक्ष्य प्लीज। Yeah. So this is probably, I guess, the last question of the day. ओके। बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेसेस है और काफ़ी पुराने पुराने 50-50 साल से और उससे भी ज़्यादा साल से चलते आ रहे हैं, बट ड्यू टू मॉडर्न सोसाइटी वो काफ़ी बिजनेस काफ़ी पॉपुलर होने के बावजूद भी बंद हो जाते, बिकॉज शायद उनके दादाजी नहीं रहते या फिर फैमिली उतने सपोर्टिव नहीं हो पाते। सो व्हाट डू यू थिंक कि आज की डेट में जो MBAs हो रहे हैं,
व्हाट्स योर रिव्यू कि वो सारे जितने अच्छे एमबीए बाहर निकल के जा रहे कॉर्पोरेट्स में, एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं, तो न्यूअर सॉफ्टवेयर पे, न्यूअर टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, बट फ्यू ऑफ देम go to get an MBA, but फैमिली बिजनेस पे वापस आते हैं ये सोच के कि हाँ, आई हैव डन एन MBA एंड आई हैव द आइडिया ऑफ डूइंग अ बिजनेस, लेट्स गेट बैक टू फैमिली बिजनेस एंड do something much more productive out of it. So what's your review on this? इसमें मतलब एमबीए का ख्याल आया क्या आपने? तो शायद नहीं किया है लिंक्डइन से, जैसा मुझे याद है बहुत लोग करते हैं, लेकिन एमबीए बिजनेस करने के लिए आपका क्या ख्याल है इस बारे में? एमबीए करना चाहिए बिजनेस करने के लिए, नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, एमबीए करना ही चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। मैं आपको ये बता, क्योंकि उसमें क्या है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कर लूँ, अभी मैं भी चाहता हूँ अपने बिजनेस में बहुत काफी, मतलब ये आप बिजनेस कर रहे हो बराबर, पर जब एक लेवल पे ले जाना होगा ना तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ये चीजें, तो करना ही चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। पर अब मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे अगर फैमिली बिजनेस है, वो दादाजी उस टाइम पे चला रहे थे, रेफरेंस से काम हो रहा है। आज भी बहुत सारे लोग रेफरेंस से काम होते हैं यहाँ पे, हमारे अहमदाबाद में एक रमेश स्टेशनरी करके है, रमेश स्टेशनरी, उनका रेफरेंस से काम होता है, रेफरेंस से, क्योंकि बहुत सारी पुराना फॉर्म है ये। और वहाँ पे क्या है कि वो लोग पूरा फैमिली घुस गए, वो लोग पूरी फैमिली घुस गई बिजनेस में, सब लोग उसको सपोर्ट करके पूरा मतलब आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ा, और उनके पास इतने कस्टमर हो गए बेस, तो वो लोग करते हैं, देने भी जाते हैं। अभी पहले थोड़ा बहुत आपको क्या है कि कोई भी अगर बिजनेस है पुराना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाके आपको करना ही पड़ेगा। और आज के ज़माने में मैं आप सभी को यही बोलता हूँ कि अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो पहले तो उनकी मतलब उसके बारे में जान लीजिए, बराबर। ऐसे ही मतलब कोई कर रहा है उसका देख के आप ऐसे मत कर लीजिए, बराबर। कोई भी इंडस्ट्री में जाना है आपको तो आप उसके बारे में पहले जानिए, जानने के बाद आप कंपनी के अंदर आपका जो मतलब नेम, जो कंपनी का नाम होता है, वो कंपनी का अच्छा सा नाम जो सेट कीजिए, लोगो बना लीजिए। मैं आपको ऐसा बोलूँगा नहीं कि लोगो एक बार बना दिया फिर वो लोगो पूरा पार्ट लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा मैंने बोला। कभी-कभी क्या उसमें भी चेंजेस आते हैं। मेरी कंपनी का भी जब फर्स्ट लोगो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने ऐसे ही बना दिया था, तो वो चला, फिर मुझे लगा कि नहीं अभी ये नहीं चाहिएगा, दूसरी बार बनाया, दूसरी बार तीसरी बार बनाया, तीसरी बार एक बार, चौथी बार लास्ट बना दिया, वो सेट हो गया, बराबर। तो वो आपके 2-3-4 बार चेंजेस हो गए, और वो चेंजेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सब कुछ पता नहीं होता, आप भगवान नहीं हो कि आपको सब कुछ पता होगा, बिजनेस में ये आएगा ये आएगा। आप लोगों भी सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो डिजाइनर से बैठ के करना पड़ता है, आप खुद कर रहे हो तो वो भी टाइम लगेगा। एक ईमेल आईडी अच्छा सा क्रिएट कर लीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आज के दिन पे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, गूगल माई बिजनेस पेज। अगर आप सब लोगों को आईटी पता होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप खुद ही वहां पे अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास अगर एक ईमेल आईडी आप कंपनी का बना लीजिए, कंपनी का ईमेल आईडी बना लिया, एक लोगो अच्छा सा बना लीजिए, नाम सोच लीजिए, और मोबाइल नंबर कंपनी का ले लीजिए, मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर। फिर गूगल माई बिजनेस पे जाके आप अपनी कंपनी को एक सेट कीजिए, वहां पे रजिस्टर्ड कीजिए गूगल माई बिजनेस को, बराबर। वहां से काफी इंक्वायरी अच्छी मिलती है, उसको सेट कीजिए, उसको ही जनरेट कीजिए। आपको स्टार्टिंग में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये गूगल माई बिजनेस पेज से कोई अच्छा, मतलब मैं नहीं मानता कि आपको ऐसा फ्री इंक्वायरी अच्छा देगा। उसके बाद गूगल एडवर्ड से आप खुद कर सकते हो, उससे भी काफी इंक्वायरी मिल सकती है आपको। मतलब ये बहुत सारे पॉइंट है ऐसे। फिर तो मैंने आपको बोला जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ये लोग पैसा लेते हैं, काम करके देते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानूंगा, मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि उस पर ही जाना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री को मतलब फिट बैठता है नहीं बैठता। कभी कभी कुछ ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि इंडिया मार्ट है, तो इंडिया मार्ट बल्क के लिए है। जस्ट डायल है तो जस्ट डायल कुछ इंडस्ट्री के लिए काफी मतलब बेहतरीन है, तो कुछ इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद नहीं भी है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल है। वेबसाइट अच्छी से बना लीजिए, उसमें एसईओ वेसीओ, आप जरूरी नहीं है कि आप आईटी फील्ड से हो तो वही आप कर पाओगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे लाना, ये चीजें होती है बहुत सारी। आपको शायद थोड़ा बहुत पता ही होगा, सब आईटी से ही है ना वैसे रिलेटेड। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच माइकल फॉर ऑल योर टाइम। वी आर आउट ऑफ टाइम, 11 बजे ख़त्म कर देते हैं हम लोग, 11:03 हो गए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सारे नॉलेज मिला हमें, और आई थिंक इट विल हेल्प बडिंग एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। ये ज्ञान बड़ा ज़रूरी है, रिसेंट ज्ञान खासकर, क्योंकि पुराने ज्ञान तो पुराने हो गए, नौजवान नया ज्ञान ज़्यादा हेल्पफुल होता है पिछले 2-4 साल पहले का। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, विल हैव नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट फ्राइडे। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।